हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर आज लोग हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लैनेट अर्थ के शुरुआत से जब से ह्यूमन बीइंग्स ने साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया है, तो रिसर्च शुरू हुई हमारे से, अपने आप से, ह्यूमन बीइंग से। तो इसके दो एजेंडा थे। एक तो था सबसे जो लार्जेस्ट थिंग है वो मालूम करना, और सबसे स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट जैसे कि मान लो ह्यूमन बीइंग, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग से बन गई फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली से बन गया एक सोसाइटी, फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटीज बन गए एक शहर, फिर बन गया स्टेट, फिर बन गया एक कंट्री, फिर कॉन्टिनेंट, फिर बन गया प्लैनेट अर्थ, फिर बन गया सोलार सिस्टम। तो ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलके बन गया एक गैलेक्सी। ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके बन गया यूनिवर्स। और एक नया टर्म आ गया अभी मार्केट में, जो है मल्टीवर्स। ऐसा कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स से बड़ी चीज इंसान को मालूम नहीं है, अभी भी वो कोशिश में है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट थिंग के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बन के है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बनकर है ऑर्गन से, ऑर्गन बनकर है सेल से, सेल बहुत सारी चीजों से बनकर है जिसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी बहुत सारी चीजों से बनकर है जिसमें है एक डीएनए। डीएनए में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि लिए आर्जिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिडिन। तो इन सब चीजों के ऊपर जब फर्दर रिसर्च की गई, उनको एक फंडामेंटल यूनिट मिला जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। पहले एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये किन चीजों से बना हुआ है, इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, ये सब चीजें। ठीक है। तो बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो एटम है, उसके सेंटर में जो है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और इसके अतरफ जो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे वो है इलेक्ट्रॉन। जो भी प्रोटॉन पर चार्ज होगा वो है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, यह है जीरो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव। और एक एटम में जब देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। जैसे कि एक एटम है जिसमें मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज। इसमें से हमने क्या किया, कुछ नेगेटिव चार्जेस को बाहर निकाल दिया। कुछ नेगेटिव चार्जेस को अगर हमने बाहर निकाला, तो इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप कम कर दोगे पॉजिटिव चार्जेस के काउंट में, तो ये पॉजिटिव चार्जेस के जैसे बिहेव करेगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही सेम केस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इस एटम में अभी ऐड कर रहा हूं, इस वजह से क्या हो गया, जो भी नेगेटिव चार्जेस थे उनका काउंट बढ़ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज के जैसे अभी बिहेव करेगा। किस वजह से, इसमें है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। हाँ, जो भी चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम, इसको पढ़ते हैं कूलम। सेम ऑन चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे कि हमने और तीन चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों में सबसे फंडामेंटल चीज है इलेक्ट्रॉन।
इसका रीजन क्या है? जब हम प्रोटॉन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ये क्वार्क्स में ब्रेक होगा, लाइक वन थर्ड ऑफ क्वार्क, टू थर्ड ऑफ क्वार्क्स। न्यूट्रॉन भी क्या है, फर्दर क्वार्क्स में ब्रेक होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। और एक आपको क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे, इस एटम से हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिमूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी तो रिमूव कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसके दो रीजन है। पहला है, ये तो वो न्यूक्लियस में है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होगी प्रोटॉन को निकालने के लिए। और दूसरा है प्रोटॉन का वेट। एक प्रोटॉन का वेट है 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो 1836 इलेक्ट्रॉन निकालो या एक प्रोटॉन निकालो, दोनों सेम है। तो एक प्रोटॉन निकालोगे तो एक चार्ज बढ़ेगा, उसके बजाय सेम एनर्जी से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं? 1836। तो इस वजह से जो भी ये खेल है, ये खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चार्ज के। पहला है एडिटिविटी। एडिटिविटी जैसे कि मान लो एक सिस्टम है जिसमें कुछ चार्ज है, जैसे कि एक +2 कूलम है, और एक +10 कूलम है, और एक -7 कूलम है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर नेट चार्ज हमें मालूम करना है, तो सिर्फ इनको बस एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 10 - 7, ये क्या हो गया? 12 - 7, आंसर इज 5 कूलम। यहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पोल ले लिया हमने, जिसमें एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, और एक बंदा फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का। तो इस पोल पे नेट फोर्स कितना बना? 8 न्यूटन का। ऐसे ही और एक पोल ले लो, तो अभी एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, और एक बंदा फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से 3 न्यूटन का। जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस पोल पे, वो है सिर्फ 2 न्यूटन का। तो इन दोनों सिस्टम में जो फोर्स है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन ही है, लेकिन नेट फोर्स अलग है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो यहां पे डायरेक्शन मैटर करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। लेकिन चार्ज के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही होगा आपने, सेम चीज लगेगी चार्ज के ऊपर भी। तो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम वे चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred. It can be transferred from one body to another. From one body to another. क्या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अगर हम स्टेटमेंट बोलें इसका, ये बोल सकते हैं कि नेट चार्ज of an isolated system remains constant. Remains constant. For example, जैसे कि मान लो एक सिस्टम है जिसमें है 3 चार्ज। एक तो है मान लो +3 कूलम, और एक है +8 कूलम, और एक है -5 कूलम।
मान लो इस सिस्टम को हमने अच्छे से शेक किया कि चार्जेस इधर उधर हो गए, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से हम इस सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से लगने लगा, जिसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्जेस ऐसे दिख रहे हैं हमें। एक तो है 10 कूलम वाला चार्ज, और एक है -7 कूलम वाला चार्ज, और एक चार्ज है हमें पता नहीं, हमें कैलकुलेट करना है अभी। अगर आप देखोगे, नेट चार्ज ऑन सिस्टम ए इज सेम एज नेट चार्ज ऑन सिस्टम बी। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो देखो क्या होगा। तो इसमें ये सिस्टम में चार्ज कितना है, 8 + 3 - 5, 8 + 3 - 5, ये क्या हो गया, 11 - 5, 6 कूलम, बराबर है किसके। अगर इसमें कैलकुलेट करोगे तो 10 - 7 + x, ये हो गया 3 + x। तो इससे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 कूलम। तो यहाँ पे बेसिकली जो रूल हमने यूज किया है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना ही नया चार्ज क्रिएट हो सकता है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल यूनिट है जिसकी वजह से हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं या चार्ज जिससे कंसिडर करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक। मान लो किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में मैंने बोला, आपको बस ये बोलना है कि कौन सी चीज पॉसिबल है कौन सी नहीं है। मैंने बोला कि एक कॉलेज में 200 बच्चे हैं, हाँ मान सकते हैं। किसी कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, ये भी मान सकते हैं। किसी कॉलेज में एक बच्चा है, ये भी मान सकते हैं। अगर मैंने बोला कि किसी कॉलेज में 12.23 बच्चे हैं, ये बिल्कुल नहीं मान सकते। क्या तो किसी कॉलेज में एक बच्चा होगा, दो बच्चे होंगे, 2000 बच्चे होंगे, 2 लाख बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे वो नंबर एक इंटीजर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। ऐसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल है, उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा या तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या इन जनरल n इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला Q, टोटल चार्ज, Q मतलब है चार्ज, ये बराबर है Ne के। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज जो आप सबको मालूम है, जैसे कि मान लो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा है न्यूट्रल। अब ये बताना है कि ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा या कुछ नहीं करेगा। याद रखो, ये रिपेल नहीं अट्रैक्ट करेगा। एक चार्ज बॉडी हमेशा एक न्यूट्रल, लाइट न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब एक चीज आपको ध्यान से समझने वाली है, देखो ध्यान से। मान लो दो बॉडीज हैं, एक है ए और दूसरी है बी। हमें यह पता करना है कि ये और बी दोनों पर चार्ज है या नहीं। तो पहला टेस्ट हमें करना है टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा टेस्ट हमें करना है टेस्ट ऑफ रिपल्शन। तो इसमें दोनों में सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कौन सा साबित होगा, अगर आप सोच के बोलो। देखो, अट्रैक्ट होने के लिए दोनों चार्ज हो तब भी अट्रैक्ट होगा। दोनों में देखो, इन केसेस में, 1 सेकेंड, हाँ, जैसे कि ये वाला केस है,
दोनों में अगर एक बॉडी पर भी चार्ज है तब भी अट्रैक्शन है, दोनों पर चार्ज है तब भी अट्रैक्शन है। तो यहां पर हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि सेकेंड बॉडी इज न्यूट्रल और इट इज चार्ज्ड। लेकिन जब टेस्ट ऑफ रिपल्शन की हम लोग बात करते हैं, दोनों बॉडीज पर जब तक चार्ज प्रेजेंट ना हो रिपल्शन नहीं होगा। सो we'll call test of repulsion as the sure test for presence of charge। चार्ज है या नहीं पता करने के लिए जो श्योर टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ रिपल्शन। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू Ne। तो Q कितना है, 1 कूलम जितना है। Q कितना है, 1 कूलम जितना है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं 10, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाँ तो 1, ये कूलम से कूलम यूनिट तो कट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई यूनिट होगा नहीं, तो 1 इज इक्वल टू, या फिर ऐसे रख लो, एन एज इट इज रख लो। 1 है न्यूमरेटर में, ये जो इंटू समथिंग है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो n इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 1.6। 10⁻⁻19 को अगर आपने न्यूमरेटर में लिया तो ये बन जाएगा 10⁻+19। ठीक है, 10⁻+19 का मतलब क्या होगा, 10⁻19 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 19 टाइम्स है। तो उसमें से एक बार मैंने बाहर निकाला तो और कितनी बार बचेगा, 18 बार डिवाइडेड बाई 1.6। अब मुझे क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको 10/1.6 को मैं लिख सकता हूं कि 100/16। अगर यहां से मैंने पॉइंट कैंसिल किया तो यहां पे एक जीरो ऐड होगा। तो अभी डिवाइड करो 4 से, 4 4 जा 4, 25 जा, 25 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.25। 6.25 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू किसकी थी, n की थी। मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपको याद भी रखनी है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती है। ठीक है, कभी कभी मान लो 6.5 एग्जैक्टली नहीं है तो इसकी जगह 6.18 भी 6 इंटू 10⁻18 भी कंसिडर होगा कुछ कुछ ऑप्शंस में। तो अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 10⁻⁻18 कूलम ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैंने बताया था ये किस पे निर्भर करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। जब n की वैल्यू एक इंटीजर आएगी तब चार्ज एग्जिस्ट करता है। जब n की वैल्यू एक इंटीजर ना होके कोई फ्रैक्शन या डेसिमल होगी तब वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अब देखते हैं, देखो फॉर्मूला तो क्या था, Q इज इक्वल्स टू NE। तो Q वैल्यू देकर क्या है, 80 इंटू 10⁻⁻18। तो 80 इंटू 10⁻⁻18 इसके बराबर है n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। अगर नेगेटिव्स में पावर सॉल्व करना नहीं आता तो पॉजिटिव में चेंज कर लो। देखो 80 न्यूमरेटर में जो 10⁻⁻18 था डिनोमिनेटर में आ गया तो 10⁻+18 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n। 1.6 न्यूमरेटर में एज इट इज, 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में आके 10⁻+19 हो जाएगा। तो 80 एज इट इज रख लो, 10⁻18 एज इट इज रख लो, n इंटू 1.6। 10⁻19 का मतलब क्या है, 10 10 10 19 बार है, उसमें एक बार बाहर निकाला तो बच्चा 18 बार। मैंने स्प्लिट ऐसे किस लिए किया, क्योंकि 10⁻18 10⁻18 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं।
अभी ये वाला जो 10 है ये 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली क्या होगा, 80 इंटू 10 इज इक्वल टू n इंटू 1.6। तो ये बन गया 800 n इंटू 1.6। मैंने बोला था अगर ये मैंने पॉइंट कैंसिल किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आने वाला है, तो बेसिकली क्या होगा, n इंटू 16 बराबर होगा 8000 के। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 8000 डिवाइडेड बाई 16, 16 5 तो और दो जीरोस बचे हैं, तो मतलब ये जो आया है 500 ये एक इंटीजर है। तो बेसिकली जो चार्ज है 80 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक, और एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। अभी लास्ट में हमने देखा था 80 इंटू 10⁻⁻18, अब ये 8 इंटू 10⁻⁻20। अभी इस वाले को चेक करते हैं, देखो ध्यान से। अगर स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो प्रेफरेबली आप 1.25 या 1.5x पे या 2x पे भी देख सकते हो। तो Q इज इक्वल टू NE। Q is 8 into 10⁻⁻20, which is equal to N into 1.6 into 10⁻⁻19। कुछ कुछ बच्चों को नेगेटिव पावर से खेलना नहीं आता, इसीलिए जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं इनके हिसाब से वीडियो बन रहा है। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी अच्छे हैं कैलकुलेशन में तो वो 1.5 या 2x पे रख के देख सकते हैं। तो 80 10⁻⁻20 डिनोमिनेटर में प्लस 20 हो गया, n इंटू 1.6 ऐसे ही 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में 10⁻+19। 80 या 19 कैंसिल करने के लिए 10⁻20 को 10 इंटू 10⁻19 लिख सकता हूं, क्योंकि 10 तो है 20 बार, उसमें से एक मैंने बाहर निकाला, बच गया 19 बार। तो n इंटू 1.6 बटा 10⁻19, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा 1.6 से, ठीक है। तो यहां पे बचा क्या, 8। 1.6 के साथ ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 इंटू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/16, जो कि है हाफ। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये वाला जो चार्ज है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आगे समझ में, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, conductors and insulators. So what are conductors basically? Which allows charges to pass through them. बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि अगर जो भी मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो कंडक्टर है, वरना वो इंसुलेटर है। विच डज नॉट अलाउ, विच डज नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, फ्लो थ्रू देम। तो ऐसे और एक भी कॉन्सेप्ट है, वो है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स आर दोज हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कुछ ऐसे इंसुलेटर्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बिहेव करते हैं कंडक्टर्स के जैसे, जैसे है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये इन डिटेल आप फ्यूचर में पढ़ोगे, फिलहाल के इसलिए इतना जानो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है। कंडक्टर्स which allows the charges to pass through them, insulators does not allow. So what is the electric current? ठीक है, करंट बेसिकली हम बोलते हैं फ्लो को। पानी बह रहा है उसको बोलते हैं क्या, वाटर करंट। अगर इसी तरह से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगा, तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा और किस लिए, ये चीज समझो ध्यान से। मैंने मान लो किसी एक इंसान को पूछा, भाई तेरी सैलरी क्या है, उसने बोला 2 लाख।
पर मंथ, पर एनम, पर वीक, पर डे कुछ नहीं बोला। 2 लाख से मुझे समझ में आ जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी है? नहीं, क्योंकि कितने टाइम के लिए उसको 2 लाख मिल रहे हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया उसने। जब तक टाइम पिक्चर में नहीं आएगा डेफिनेशन सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से। रेट मतलब यहां बात हो रही है टाइम की। तो जो इक्वेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो आई जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो इक्वेशन है वो है नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो इसको अगर सिंबॉलिकली हम लोग लिखें तो ये बन गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। इसको मैथमेटिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ेगी आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती है आई की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा करंट। चार्जेस फ्लो करने में जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना कम करंट होगा। मतलब कम टाइम में ज्यादा चार्जेस फ्लो होना, ज्यादा करंट होगा। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर्स है ना, आई क्यू टी। जैसे कि मान लो किसी स्टोरी की शुरुआत हो रही है तो आप बोलते हैं आई क्यू टी। या फिर इसको रीराइट कैसे कर सकते हो? वी कैन राइट इट एज क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसको अगर आपको याद रखना है तो लिख सकते हो कि एंड ऑफ द स्टोरी कि क्यों आई थी। ठीक है, हाँ। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, व्हाट इज द एसआई यूनिट? जैसे कि मान लो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, किसी लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर्स में, ऐसे ही वेट को मेजर करते हैं केजीस में। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। तो उसका जो लेटर यूज करेंगे हम लोग वो है ए, कैपिटल ए। ठीक है, बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एम्पियर तो हमें पता चल गया कि करंट रिलेटेड है। करंट में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। याद करो, आई क्यू टी। अब ये बताना है कि अगर आई की वैल्यू 1 चाहिए तो क्यू की वैल्यू भी 1 कूलम्ब होगी और टाइम भी क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। अगर आपको 1 एम्पियर चाहिए तो चार्ज 1 कूलम कंसिडर करो, टाइम 1 कूलम कंसिडर करो। अगर 1 चाहिए तो 1/1 की जरूरत है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो जो करंट बनेगा उसको क्या बोलोगे? 1 एम्पियर करंट। तो डेफिनेशन लिखो, इफ 1 कूलम of charge flows through a cross section, flows through a cross section in 1 second, in 1 second, then current through it is said to be 1 एम्पियर। अगर किसी एक जगह से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है तो जो करंट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? 1 एम्पियर। ठीक, अगला देखते हैं कन्वेंशनल करंट। सिंपल याद रख लो, इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस असल में फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली से बैंगलोर। जब दिल्ली से बैंगलोर पहुंचने वाले होते हो आप बोलते हो कि बैंगलोर आ गया, लेकिन बैंगलोर नहीं आता, हम बैंगलोर पहुंचते हैं।
तो असल में ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं, बैंगलोर हमारे पास नहीं आ रहा। इसी तरह से किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, फ्लो करते हैं नेगेटिव चार्जेस। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसको और एक तरह से बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को कंसिडर करोगे, पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो बेसिकली होगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कंफ्यूजन इसीलिए है, जब साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में रिसर्च किया था, उन्होंने करंट को माना था कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। तो इसी के बेसिस पे सारे इक्वेशन बन गए, डेरिवेशन बन गए, सब चीजें बन गई। तो इसीलिए ये फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और जो भी करंट की हम बात करेंगे वो है पॉजिटिव चार्जेस के ही बारे में, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट तो है गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आपने टेस्टर देखा होगा, जो प्लग पॉइंट में इंसर्ट करके चेक करते हैं कि पावर है या नहीं। तो इसी तरह से गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट द करंट। करंट है या नहीं देखना, कितना है उसको मेजर करना इसका काम नहीं है। और एक जो इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ये वोल्ट मीटर नहीं है, ये है अमीटर या एमीटर। तो इसका काम क्या है, टू मेजर द करंट। ये मेजर करता है कि करंट कितना है। गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता, बस वो सिर्फ डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। और फिजिक्स उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ सर्किट। करंट कितना है, आई 10 एम्पियर्स जितना। कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, टी कितना है, 2 मिनट जितना। पहला क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज। पहले तो चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी है। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है जो क्यू आई और टी को रिलेट करता है। तो वो इक्वेशन क्या है, क्यू आई थी, दैट इज क्यू आई टी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 10 इंटू 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है। 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 2 इंटू 60, दैट इज 120 सेकंड्स। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1200 कूलम्ब। ठीक है, और Q तो आ गया। नेक्स्ट क्या पता करना है, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुझे कैलकुलेट करना है N। Q और N और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, दैट इज Q इक्वल्स NE। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 1200। N नहीं पता, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, हाँ। तो N इज इक्वल टू क्या होगा, 1200 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर 1200। ये 10⁻⁻19 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +19 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया तो यहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। तो देन द इक्वेशन विल बी 12,000 इंटू 10⁻19 बाई 16। इसको कहीं पे सॉल्व कर लो। 1200 मतलब 12,000 को 16 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 3 जा 3000। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1500, 1500 बटे 2 कितना होगा, 750। तो व्हाट इज द आंसर, 750 इंटू 10⁻19, या फिर उसको लिख सकते हो 75 इंटू 10⁻20।
20 किस लिए? यहां पे ऑलरेडी 19 जीरो है, उसमें और एक जीरो ऐड कर दो तो कितने बन जाएंगे? 20। तो द आंसर दैट वी गॉट इज 75 इंटू 10 राइज टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मतलब कितना बना रहे हैं? 1200 कूलम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। स्टेडी करंट बोलते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। मान लो अब पहले सेकंड में 5 एम्पियर है तो दूसरे सेकंड में भी 5, तीसरे सेकंड में भी 5। ऐसा नहीं कि 5 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, नहीं। स्टेडी मतलब 5 एम्पियर थ्रू आउट द टाइम। तो व्हाट आर द थिंग्स गिवन? गिवन डेटा आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, टाइम गिवन इज 30 मिनट्स। इसको अभी ही सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा। 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो बन गए 1800 सेकंड। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच चार्ज हैज बीन सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम। हाउ मच चार्ज मतलब क्यू। फॉर्मूला क्या था? क्यू आई और टी को रिलेट करने वाला कि क्यू आई थी, क्यू आई टी। सो क्यू वी आर सपोज टू कैलकुलेट, आई की वैल्यू है 5 और टाइम की वैल्यू है 1800। तो 18 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो दैट्स 90, टू मोर जीरोस। तो यूनिट रखना मत भूलना। तो Q इज इक्वल टू 9000 कुलॉम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। अभी जो I है वो 0.2 है। 0.2 को हम 2/10 भी तो लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है, मतलब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 0.2 रख के ही मल्टीप्लाई कर सकते हो या 2/10 लिखो, आपकी मर्जी। टाइम इज 10 आवर्स। 10 आवर्स को जब सेकंड में कैलकुलेट करोगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट आ गया। फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 इंटू 1, 36 ओनली। टोटल कितने जीरोस? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, टोटल 3 जीरोस। और पता क्या करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q। What is the formula? That is QIT. That is QIT. I को लिख सकते हैं 2/10, 2/10 इंटू 36000। जीरो से जीरो कट गया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 72 बचे 2 जीरोस, कूलम। So what is the value of Q? 7200 कूलम। अगला क्वेश्चन, इसको पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करो। चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द डेटा गिवन? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉस अ करंट। करंट की वैल्यू देकर है 0.5 एम्पियर, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 0.5 को लिखा जा सकता है 5/10, जो कि बन गया आधा, हाफ एम्पियर। विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। टाइम बन गया 2 घंटे, मतलब 2 इंटू 60, अब बन गए मिनट। फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, बन गया आर, सॉरी सेकेंड। 6 6 36, 2 72, यहां पे 2 जीरो हैं, 7200 सेकेंड। सो क्यू यू आर सपोज टू कैलकुलेट। तो फॉर्मूला क्या था कि क्यू आई थी। सो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7200। 2 से डिवाइड करोगे, 3 6, बचा एक, 600। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 3600 कूलम। So probably the last question of the video. इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि एसआई यूनिट इज एम्पियर। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे देता है, इसका मतलब है मिली एम्पियर, मतलब होगा 10⁻³ एम्पियर। कभी कभी ये वाला सिंबल आता है माइक्रो, इसको पढ़ते हैं माइक्रो एम्पियर, मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम चार्ज। क्यू वैल्यू देकर है 500 कूलम।
इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, आई वैल्यू कितनी है 25 मिली, एम फॉर मिली एम्पियर। मिली का मतलब क्या है 10⁻³ एम्पियर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली, मतलब टाइम पता करना है, उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, क्यू आई थी। सो अगर टी चाहिए तो क्या होगा, क्यू बाई आई। सो व्हाट इज क्यू, 500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻³ तो 25 से ये कट गया 2 बार, मतलब 20 बार, 20 इंटू 10⁻³ अगर न्यूमरेटर में चला जाए ये बन गया 10⁻+3, तो मतलब कितना 20,000 सेकेंड। अब ये मत पूछना कि 20,000 का आया कैसे, 10⁻³ का मतलब होता है 3 जीरो, और 20 के पास है और एक जीरो, मल्टीप्लाई करो, टोटल 20,000 सेकेंड। So hope you have understood. If you have any doubt, please do let me know in the comment section. Have a great day ahead. All the very best for your future. See you again in the next video. Allah Hafiz.